प्यारे बच्चों, नॉलेज हब में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 9वीं के विज्ञान भाग 1 के चौथे पाठ द्रव्य का मापन इसका अध्ययन हम करने वाले हैं। बच्चों, ध्यानपूर्वक इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपको हम अत्यधिक से अत्यधिक जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों देखिए, इसमें हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक संयोग का नियम, अणु द्रव्यमान और मोल का संकल्पना, परमाणु आकार, द्रव्यमान, संयोजकता और मूलक, इसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें बताया कि तत्वों के रासायनिक संयोग से यौगिक का निर्माण होता है। आपको याद रखना है, एलिमेंट्स जो होते हैं जब उनका रासायनिक संयोग किया जाता है, संयोग माने बच्चों होता है योग करना यानी जोड़ना। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को क्या किया जाता है, उनके साथ अपक्रिया कराई जाती है, तो जो पदार्थ का निर्माण होता है उन पदार्थों के संयोग से एक यौगिक का निर्माण होता है। यह हम पढ़ चुके हैं। डाल्टन ने भी बताया कि परमाणु सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण सार यह है कि पदार्थों के अलग अलग तत्वों के परमाणु एक दूसरे से जुड़ने से यौगिक के अणु का निर्माण होता है। तो बच्चे देखिए, जैसे पिछली कक्षा में आपने डाल्टन के सिद्धांत पढ़े होंगे, थॉमसन के जे थॉमसन और रुदरफोर्ड के सिद्धांत। उसमें आपने देखा कि रुदरफोर्ड का सिद्धांत जो हुआ प्रचलित हुआ, डाल्टन और थॉमसन ने भी तैयार किया, लेकिन उसमें आपने देखा कि उन्होंने सिद्ध नहीं कर पाया कि परमाणु के आकार किस प्रकार से होते हैं या परमाणु कितनी संख्या में या किस प्रकार से पाए जाते हैं, उन्होंने सिद्ध नहीं कर पाया। और वही रुदरफोर्ड ने बताया। देखिए, आपको एक हम पुनरावृत्ति कराते हैं, पिछले में ले जाते हैं। 8वीं में आपने देखा कि उन्होंने देखिए एक सोने की जो थैली के माध्यम से उन्होंने सिद्ध किया कि परमाणु जो है कहाँ पाए जाते हैं और कहाँ पे न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स जो होते हैं परमाणु में किस प्रकार से पाए जाते हैं। उसमें भली भांति आपको पढ़ाया गया, उसमें बताया गया है। तो इसमें आपको बच्चों ये समझना है कि सबसे पहले दिया है रासायनिक संयोग का नियम, दिया लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। रासायनिक परिवर्तन होते समय पदार्थों का संगठन बदलता है। देखिए, कभी भी जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो जो पदार्थ होते हैं वह हूबहू नहीं होते हैं, उनमें क्या होता है, कुछ न कुछ बदलाव दिखाई देता है। और यही 18वीं और 19वीं शताब्दी वैज्ञानिकों ने किए हैं। इस्तेमाल के लिए पदार्थों और तैयार हुए पदार्थों का अचूक मापन किया। डाल्टन, थॉमसन, रुदरफोर्ड इन वैज्ञानिकों के पदार्थों के परमाणु की संरचना का अध्ययन करके रासायनिक संयोग के नियम की खोज की। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोग के नियम के आधार पर वैज्ञानिकों ने विविध यौगिकों के अणुसूत्र लिखे। हम यहाँ ज्ञात अणुसूत्रों के आधार पर रासायनिक संयोग के नियम का सत्यापन करके देखेंगे। देखिए बच्चों, इसमें जो है सामग्री लीजिए और ये सामग्री के माध्यम से आप खुद भी, अगर आपके पास ये सामग्रियाँ हैं तो आप कृति 1 और कृति 2 के माध्यम से जो है इसका प्रयोग के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से प्रयोग किया है, प्रयोग करके बताया भी गया है। रासायनिक संयोग के नियम का सत्यापन किस प्रकार से, सत्यापालन कैसे किया जाता है, आपको पता चल जाएगा करने के बाद। अब अविनाशिता का देखिए नियम पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, द्रव्य की अविनाशिता का नियम। द्रव्य की अविनाशिता का नियम क्या होता है बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों का कुल भार और रासायनिक अभिक्रिया से निर्मित होने वाले उत्पाद यानी जो प्रोडक्ट तैयार होता है, जब अभिक्रिया कराया जाता है तो कुल भार समान होता है, का कुल भार समान होता है, तो इसे ही द्रव्य की अविनाशिता का नियम कहा जाता है। स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। फ्रेंच वैज्ञानिक प्रुस्ट जो थे, उन्होंने 1794 में स्थिर अनुपात का नियम प्रतिपादित किया। यौगिकों के विभिन्न नमूने के घटक तत्वों का भारात्मक अनुपात सदैव स्थिर होता है। उदाहरण जैसे पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात 1:8 होता है,
तो 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग से 9 ग्राम पानी बनता है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन और ऑक्सीजन का भारात्मक 3:8 होता है, अर्थात 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन होता है। स्थिर अनुपात इस प्रकार से बच्चों क्या किया जाता है, निकाला जाता है। ऐसा जो है फ्रेंच वैज्ञानिक जो थे प्रुस्ट ने यह सिद्ध किया, बताया। आगे चलिए बच्चों, स्टार्ट देखिए। परमाणु का आकार और द्रव्यमान और संयोजकता पढ़ेंगे, साइज, मास एंड वैलेंसी। तो देखिए इसमें बताया है कि परमाणु में जो होता है नाभिक होता है, बीचों बीच क्या होता है, नाभि हमेशा बीचों बीच होती है, सेंटर पे, केंद्र पे होता है। नाभि के बाहर के भाग में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ऋणावेशित होते हैं, पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं। प्रोटॉन जो होता है धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं उदासीन होते हैं। नाभि में धनावेशित प्रोटॉन होता है, अनावेशित न्यूट्रॉन यह मूल कण होता है। इस संलग्न आकृति में आप देखिए देख सकते हैं। परमाणु आकार उसकी त्रिज्या द्वारा निश्चित किया जाता है कि परमाणु का आकार जो है उसकी त्रिज्या जो है उसके द्वारा निश्चित किया जाता है कि परमाणु का आकार कैसा है। स्वतंत्र परमाणु में परमाणु के नाभिक और बाह्यतम कक्षा के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। परमाणु की त्रिज्या नैनोमीटर में व्यक्त की जाती है। नैनोमीटर बच्चों क्या होती है, यह एक इकाई होती है, एक अति सूक्ष्म इकाई होती है। उसके द्वारा क्या किया जाता है, परमाणु की त्रिज्या को व्यक्त करते हैं यानी दर्शाते हैं। परमाणु का द्रव्यमान किस प्रकार से मापा जाता है। परमाणु का द्रव्यमान, मास ऑफ एटम। परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक में समाविष्ट होता है यानी बीच में। वह प्रोटॉन को P से दर्शाते हैं, न्यूट्रॉन को N से दर्शाते हैं। कारण होता है परमाणु के नाभिक में उपस्थित P+N की संख्या को परमाणु द्रव्यमानांक कहते हैं, यानी दोनों को मिलाकर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को मिलाकर। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के एकत्रित रूप को नाभिक के मूल कण, न्यूक्लियस भी कहते हैं। उसे जो मूल कण का निर्माण होता है उसे न्यूक्लियस कहा जाता है रासायनिक संयोग करने से। तो परमाणु का अत्यंत सूक्ष्म होता है, उसका द्रव्यमान कैसे निश्चित करें, यह वैज्ञानिकों के सामने भी उपस्थित हुई। 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों को परमाणु द्रव्यमान का मापन अचूक करना संभव न होने के कारण परमाणु के सापेक्ष द्रव्यमान के मापन के लिए एक संदर्भ परमाणु की आवश्यकता हुई। हाइड्रोजन का परमाणु सबसे हल्का होने के कारण प्रारंभ काल में हाइड्रोजन का संदर्भ परमाणु के रूप में चयन किया गया। इससे इसके नाभिक में केवल एक प्रोटॉन है। ऐसे हाइड्रोजन के परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान 1 स्वीकार किया गया। इस कारण सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान का मान परमाणु द्रव्यमान P+N की जितना बराबर हुआ, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर उसका द्रव्यमान हुआ। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से नाइट्रोजन का जो है, आगे चलिए देखते हैं तत्वों का रासायनिक प्रतीक संकेत यानी केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट्स किस प्रकार से इसको IPUC पद्धति में, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री में किस प्रकार से इसको चिन्हित किया जाता है। रसायन शास्त्र में तत्वों का प्रतीक जो चिन्ह कैसे दर्शाया जाता है। तो डाल्टन के तत्वों के प्रतीक देने के लिए विशेष चिन्हों का उपयोग किया था। जैसे हाइड्रोजन के लिए उन्होंने ऐसा सर्कल में डॉट करके दिया था और तांबे के लिए उन्होंने सर्कल में C करके दिया था। ठीक है, आज यह IUPAC के नाम से जाना जाता है। यह प्रतीक चिन्ह होते हैं। ऐसे बच्चों और भी जितने भी पदार्थ होते हैं सबके एक प्रतीक चिन्ह होते हैं। तत्व और यौगिकों के अणु, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। कुछ तत्वों के परमाणुओं का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। उदाहरण के लिए हीलियम, नियान, अर्थात ये तत्व एक परमाणु अणु अवस्था में होते हैं। कई बार तत्व के 2 या अधिक परमाणुओं के संयोग से उस तत्व का अणु निर्मित होता है। ऐसे तत्व बहुपरमाणु अणु व्यवस्था में रहते हैं। तो उदाहरण के लिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यह तत्व द्विपरमाणु अवस्था में होते हैं। जैसे ऑक्सीजन का O2, नाइट्रोजन का N2,
इस प्रकार के होते थे, जिन विभिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से संयोग करते हैं और तब यौगिकों के अणु निर्मित होते हैं, अर्थात तत्वों के रासायनिक आकर्षण के कारण यौगिक की निर्मित होती है। अगला दिया है अणु द्रव्यमान और मोल संकल्पना। मोल बच्चों इकाई होती है, ठीक है, डाल्टन के द्वारा दर्शाया गया मोल। तो अणु द्रव्यमान और मोल संकल्पना क्या है? किसी पदार्थ के अणु द्रव्यमान का अर्थ उसके एक अणु में उपस्थित सभी परमाणु के द्रव्यमानों का योगफल होता है। परमाणु द्रव्यमान की बात अणु द्रव्यमान में भी डाल्टन ने यू इकाई में ही व्यक्त किया है। H2O का अणु द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है? देखिए बच्चों, इसमें दर्शाया गया है। इसको द्रव्यमान इसी को ज्ञात करने के बाद क्या मिला? अणु द्रव्यमान इसका क्या होता है? 18 होता है। परमाणु द्रव्यमान, अणु द्रव्यमान, मोल क्या होता है बच्चों? अब मोल बच्चों क्या है? जैसे हमने बताया कि एक इकाई है तत्व की, क्या है, तत्व को मापन करने के लिए एक क्या है, यह इकाई होती है। जैसे यहाँ देखिए दिया गया है, तत्व या यौगिक जब रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं, उनके परमाणुओं के अणुओं में अभिक्रिया होती है। अंततः उनके परमाणु अणुओं की संख्या ज्ञात होनी चाहिए, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया करते समय परमाणु अणु को गिनने की अपेक्षा राशियों का मापन करके उपयोग करना सुविधाजनक होता है। इसके लिए मोल संकल्पना का उपयोग करते हैं। तो ये मोल होता है बच्चों। जैसे पदार्थों को मोल की संख्या यन से पदार्थ ग्राम द्रव्यमान में, पदार्थ के अणु द्रव्यमान में भाग करके निकाला जाता है। तो ऐसा ही प्रणाली में इसको मोल से दर्शाते हैं। अगला है बच्चों एवोगैड्रो संख्या। एवोगैड्रो संख्या जो होती है वह किस प्रकार से होती है? देखिए बच्चों, देखिए किसी पदार्थ में एक मोल राशि में अणुओं की संख्या निश्चित होती है। इटालियन वैज्ञानिक एवोगैड्रो ने इस संदर्भ में बहुत मौलिक अनुसंधान किए, इसलिए इस संख्या में एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। और इसे जैसे Na ऐसा लिखा रहेगा तो एवोगैड्रो अक्षर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आगे वैज्ञानिकों ने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि एवोगैड्रो संख्या का मान 6.022 x घाते 10 घाते 23 होता है, यानी उसका मान जो होता है। तो किसी भी पदार्थ का मोल, एक मोल, उसके लिए 6.022 x 10 घाते 23 अणु होते हैं। एक दर्जन का अर्थ 12, एक शतक का अर्थ 100, ऐसे ग्रोस का अर्थ 144 प्रकार एक मोल का अर्थ, यानी इस प्रकार से जो है बच्चों क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है। कई बच्चों इसमें कुछ चित्र दर्शाए गए हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपको इसमें संयोजकता और भी जानकारी देते रहेंगे। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इससे और आपको अत्यधिक जानकारी प्राप्त होती रहेगी।